आज हम लोग बात करेंगे अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स के बारे में। अल्कोहल सुनते ही आधे लोगों का नशे में मैं नहीं झूमती बॉटल वाले गाने याद आ जाते होंगे एंड आधे लोगों का मन करता होगा क्या ही रखा है इस देश दुनिया में, वो छोड़ के चली गई, उसने ऐसा कर दिया, लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़के ऐसे होते हैं, फलाना ढिमकाना। बच्चे थोड़ी देर के लिए ये भी भूलना है आपको और थोड़ी देर के लिए ये भी भूलना है आपको कि दोस्तों के साथ कॉलेज में जाके थोड़े थोड़े लिटिल लिटिल शॉट्स लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा इज हार्मलेस एंड फलाना फलाना। ऑल दो ये चीजें अगर आपको मोटिवेट कर रही हैं कॉलेज लाइफ जाने के लिए, तो मैं बताऊं उसके बाद होना बहुत बुरा हाल है, क्योंकि जैसे ही ये नशा खत्म होगा तो उसके बाद आपका पाला पड़ेगा रियलिटी से। बहरहाल, बात करते हैं, मैम यहाँ पे अल्कोहल को प्रमोट नहीं कर रही हैं और मैम यहाँ ये भी नहीं कह रही हैं कि अल्कोहल इज फॉर फन। मैम एब्सोल्युटली फेवर कर रही हैं कि अल्कोहल इज नॉट फॉर फन एंड यू शुड नॉट एंजॉय योर हेल्थ। ठीक है, क्योंकि ये जो कहावतें होती है ना कि नशा बोतलों में नहीं होता वरना बोतलें झूमती इंसानों में होता है, तो बेटा बिना नशे के थोड़ा पढ़ाई कर लो, नहीं तो फिर 1 साल और झूमना पड़ जाएगा। फाइन। तो इसके साथ हम लोग बात करते हैं चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के बारे में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जाम। देखो बेटा, सारे रिएक्शंस को मैंने इस तरीके से अरेंज किया है ताकि आपको उसको मेमोराइज करना इजी हो और कभी भी अगर आप रिवर्ट बैक करना चाहते हो उस रिएक्शन मैकेनिज्म पे तो आप आसानी से कर सकते हैं। इस चैप्टर को हम चाहते तो वन शॉट में 1-2 घंटे में पढ़ा के खत्म कर सकते थे, बट हमने इस चैप्टर को डिवाइड किया कि हम सबसे पहले आज आपको अल्कोहल्स के बारे में पढ़ाने वाले हैं, जिससे रिलेटेड उसकी सारी रिएक्शन मैकेनिज्म्स, उसके सारे एंड प्रोडक्ट्स, कहाँ से कैसे बनाया जाता है, सब कुछ पढ़ा देंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है फिनॉल के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में एंड थर्ड लेक्चर में आपको पढ़ना है ईथर के बारे में, सो दैट नथिंग विल बी मिस्ड। ठीक है, एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा एनसीईआरटी के सारे फैक्ट्स आपको एक जगह कंबाइंड मिल जाए। फाइन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल फॉर्मूला के बारे में। जनरल फॉर्मूला जो अल्कोहल्स का होता है वो होता है CnH2n+1OH। मतलब ये बेसिकली हम लोग ये लिखते थे ना कि CnH2n+2, ये हमारा एल्केन्स के लिए होता था, तो इसमें से एक हाइड्रोजन हटा के हमने OH फंक्शनल ग्रुप को लगा दिया है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अल्कोहल्स। ठीक है, अब अल्कोहल में अगर आप बात करो तो कुछ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का मतलब कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक OH ग्रुप हो, जैसे कि प्राइमरी अल्कोहल। जैसे वहां पे प्राइमरी कार्बोकैटायन होता था कि जो अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो अपने अलावा सिर्फ एक साइड से किसी कार्बन से अटैच्ड है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब है कि यहाँ पे एक ही अल्कोहल का ग्रुप है लेकिन जिस कार्बन से ये अटैच्ड है वो अपने साइड में दो अलग अलग कार्बन से अटैच्ड है, दैट इज योर सेकेंडरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल का क्या मतलब होता है कि अल्कोहल एक ही ग्रुप है वहां पर, लेकिन जिस कार्बन से अल्कोहल का ग्रुप अटैच्ड है वो फर्दर अपने साथ साथ 3 अलग अलग डायरेक्शन से कार्बन रिंग से अटैच्ड है या कार्बन चेन से अटैच्ड है। ठीक है, फिर एक नॉमेनक्लेचर आता है एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल का मतलब होता है जहां पे अल्कोहलिक ग्रुप लगा है उसके एक बॉन्ड छोड़ के कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड है। अब ये बहुत बढ़िया और स्टेबल कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि जहां पे OH लगा है उसका एक बॉन्ड छोड़ के दूसरे वाले बॉन्ड पे डबल बॉन्ड है जो कि रेजोनेंस करेगा इसके साथ, और रेजोनेंस करके O के ऊपर ध्यान से देखो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है अल्कोहल में, जो कि बहुत आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को चाहता है कि रेजोनेंस में चले जाए ताकि हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाए और यहाँ पे आ जाए डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल एज इक्वल टू एज एलाइलिक अल्कोहल्स होते हैं, फर्क सिर्फ इतना रहता है कि अल्कोहल के साइड में एक बेंजीन रिंग लगी रहती है जो कि रेजोनेंस में अल्कोहल को मदद करती है। फाइन। अब आते हैं दूसरा नॉमेनक्लेचर जो है वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स का मतलब क्या है कि एक ही मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा अल्कोहलिक ग्रुप है। अगर आपका इथेनॉल में एक से ज्यादा अल्कोहलिक ग्रुप है तो उसको आप बोल देंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल। अगर आपके 3 कार्बन का कंपाउंड है और तीनों पे अल्कोहल के ग्रुप है तो आप उसको बोल दोगे ग्लिसरॉल। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एटलीस्ट दीज टर्म्स। ठीक है, अब ये मैंने स्ट्रक्चर की बात की है कि अल्कोहल का स्ट्रक्चर एक्चुअली होता कैसे है मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर आप बात करो, तो यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है ये तो नॉर्मली sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहता है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है, जो एटम है, वो सिंगल बॉन्ड का होगा। ठीक है, जिससे कि अल्कोहल लग पाए। जैसे आपका ये होता था ना C4, CH4 होता था ना, तो आपका देखो ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। इसका मतलब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हमें 4 चाहिए। 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे बनेंगे? sp3 से। सेम यही काम अल्कोहल में हुआ है। अल्कोहल में क्या हुआ है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, या मान लो CH3 है, दूसरी तरफ इधर भी हाइड्रोजन है और एक अल्कोहल लगा हुआ है। तो फाइनली कार्बन अभी भी बॉन्ड तो सिंगल 4 ही बना रहा है ना, तो इसलिए इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ठीक है, याद रखने वाली बात यह है कि अल्कोहल में जो OH है ना, वो O जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इसके पास खाली इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो भी दो दो।
और साथ में इसी इलेक्ट्रॉन पेयर के एक्चुअली रिपल्शन की वजह से जो एंगल बनता है ROH में, वो एंगल बनता है 108.9 डिग्री का। सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो। ठीक है, अब आते हैं कि मैम व्हाट आर दी प्रिपरेशन मेथड्स फॉर अल्कोहल। अगर हमें प्रिपरेशन मेथड्स पता है तो रिएक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करना बच्चों बहुत ईजी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन ओवर दिस प्रिपरेशन मेथड्स। सबसे पहले क्या है, हम अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, एल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था कि भैया अल्कोहल ले लो, उसमें तुम KOH डाल दो और उसके साथ साथ तुम HCl डाल दो, मतलब कोई सॉल्ट डाल दो जिससे कि तुम क्या करो, रिप्लेसमेंट कर दो, ये जो न्यूक्लियोफाइल है हैलाइड वाला उसको OH से रिप्लेस कर दो, सिंपल। तो हम क्या कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड में अगर मुझे OH चाहिए तो हम सॉल्ट क्या ले लेंगे, कोई भी एक्वस सोल्यूशन ले लेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जिसमें कि OH आयन भर भर के मिले, तो ये उसको रिप्लेस कर देगा। दूसरा, आप मॉइस्ट OH ले सकते हो या एक्वस K2CO3 ले सकते हो। एक्वस का मतलब होता है ज्यादातर पानी है, तो ज्यादातर पानी है तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, OH न्यूक्लियोफाइल बन के एक्ट कर देगा। ठीक है, तो इससे आप अल्कोहल बना सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट प्राइमरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू फॉर्म अल्कोहल्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। दूसरी चीज, हम एल्कीन से भी एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। वहां पे हम जब हैलो एल्कीन पढ़ रहे थे तो वहां पे भी हम एल्कीन से क्या बना सकते थे, हैलोजन कंपाउंड्स बना सकते थे। सेम यही काम यहाँ पे होगा, बट इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको थोड़े ध्यान में रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ट्रिक की तरह आपको बताए हुए हैं। अगर आप इसको एज इट इज याद रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले, अगर आप एल्कीन से बना रहे हो तो एल्कीन का मतलब होता है कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड है कार्बन के आसपास जहां पे अल्कोहल चिपकने वाला है। ठीक है, होता क्या है, मैकेनिज्म क्या है एल्कीन से बनने का, कि जैसे ही आप इसमें OH देते हो तो ये डबल बॉन्ड टूटता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आता है। जिस कार्बन पे जहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एक्चुअली OH आके वहां पे अटैक करेगा और वहां से वो अल्कोहल बना ले जाएगा। सिंपल ये मैकेनिज्म होता है। ठीक है, अगर आप रिएजेंट यूज कर रहे हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन वाटर, तो वहां पे मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब क्या होता है, कहीं पे भी एसिमेट्रिकल एल्कीन हो, मतलब ऑड नंबर वाली एल्कीन्स हो, एसिमेट्रिकल ग्रुप हो, तो जब ये टूटता है डबल बॉन्ड तो एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव तो आना ही आना है। लेकिन कार्बोकटायन वहां बनेगा जहां ज्यादा स्टेबल हो। जहां ज्यादा स्टेबल का मतलब क्या है, जहां पे टर्शरी होगा अगर कार्बोकटायन वो ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी होगा, फिर प्राइमरी होगा। क्यों, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, मतलब उसको आसपास से देने के लिए उतने ज्यादा लोग होते हैं। जहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल वहां होगा जहां पे उसको उतने ज्यादा लोग मिलेंगे पीछे से सपोर्ट करने वाले, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देके इसका पॉजिटिव चार्ज कम करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्शरी, फिर होता है सेकेंडरी, फिर होता है प्राइमरी कार्बोकटायन। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हो तो वहां पे आपको मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, स्टेबल कार्बोकटायन बना के वो वाला अल्कोहल प्रोडक्ट बनाना है। अगर आप B2H6 इन THF ले रहे हो या फिर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले रहे हो, मैंने आपको बताया था कभी भी आप पेरोक्साइड ले लो, कभी भी आप स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स ले लो, तो वहां पे क्या होता है, इन लोग के पास इतना टाइम नहीं होता कि ये लोग स्टेबल कार्बोकटायन बनाए। इनका सीधा सा पर्पस रहता है, भैया तोड़ो और जहां पे कम भीड़ भाड़ हो वहीं पे चुपचाप OH चिपका दो। क्योंकि कोई भी अगर आपके घर में बाहर से आ रहा है ना, तो वो सबसे अंदर और सबसे यू कैन से डीपेस्ट रूम ऑफ योर हाउस नहीं जाना चाहेगा। वो क्या करेगा, ड्राइंग रूम या गेस्ट रूम जो बाहर बने रहते हैं जनरली, मतलब घर के अंदर ही आउटर पोर्शन में बने रहते हैं, ताकि कोई आए तो हम उसके वहीं अटेंड करें। वैसे ही यहाँ पे जब टूटता है तो यहाँ पे स्टेबल कार्बोकटायन की बात नहीं होती, यहाँ पे बात सिर्फ इसकी रहती है कि कहाँ पे सबसे कम भीड़ भाड़ है और सबसे बाहर का एटम है, वहां पे जाके चिपका दो OH। ठीक है, तो मतलब इसको बोल देंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तीसरा होता है आपका, जब आप मरकरी के सॉल्ट्स को यूज करते हो या आप सोडियम ब्रोमोहाइड्राइड्स को यूज करते हो इन प्रेजेंस ऑफ OH, तो वहां पे भी मार्कोनिकॉफ रूल लगते हैं। तो ये 3 रिएजेंट है जो मैंने आपको बताया है। हो सकता है आपको एनसीईआरटी में ये चीज इतनी क्लियरली ना मिले, बट आपको ये चीज एज इट इज याद रखनी पड़ेगी। तीनों से हम बनाते फाइनली अल्कोहल ही है। ठीक है, अब आते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से। कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे बनाते हैं, बेटा देखो एक चीज बहुत आराम से याद रखना, और मैं तुम्हें बताती हूँ तो तुम ये चीज भूलोगे नहीं। क्या नहीं भूलना है मैम, सबसे पहले देखो हैलो एल्केन्स रहते हैं जिनसे कि आप उनपे क्या कर सकते हो, वाटर या OH का रिएक्शन करा के इसको आप अल्कोहल में बदल सकते हो। बहुत आसानी से कुछ टर्म्स आपको याद रखने हैं। फिर अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज करा दोगे, किसी भी रिएजेंट से ऑक्सीडाइज कराओगे, तो या तो ये एल्डिहाइड बनेगा अगर ये प्राइमरी अल्कोहल है तो, और या तो ये कीटोन बनेगा अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो। और अगर आपने अब इनको ऑक्सीडाइज कराया, एल्डिहाइड या कीटोन को अब ऑक्सीडाइज कराया, तो आपका नेक्स्ट स्टेशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ये चीजें याद रहे कि सबसे पहले हाइड्रोकार्बन से आप हैलो एल्केन बना लोगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे, वहां पे आप क्या कर लोगे, सिंपली क्लोराइड लगा लोगे। ठीक है, क्या मैं बता रही थी, आप सबसे पहले हाइड्रोकार्बन बना सकते हो। हाइड्रोकार्बन कैसे भाई, सिंपल, हाइड्रोकार्बन तो हमको मिलता ही है कंबशन की वजह से, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसमें अगर मैं हैलाइड लगा दूं कोई भी, तो आप मैं बना ले जाऊंगी हैलो एल्केन। ठीक है,
हैलो एल्केन बना ले जाऊंगी, जिसमें कि क्या होगा मेरा CH3X, ऐसे करके मैंने कुछ बना लिया और ये CH4 था। अब अगर मैंने इसको OH से रिप्लेस करवा दिया तो मैं बना सकती हूँ अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बना सकती हूँ? मिथेनॉल बना सकती हूँ, CH3OH। यहाँ पे सिंपल रिप्लेसमेंट हुआ है X को OH से। अगर मैंने अब इसको ऑक्सीडाइज किया तो मेरे पास दो तीन ऑप्शन है। यहाँ पे दो ऑप्शन क्या है? पहली बार टर्शरी अल्कोहल इतने आसानी से ऑक्सीडाइज होते नहीं है, बट फिर भी अगर मैं जनरल याद रखूं तो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करूंगी तो प्राइमरी वाला बनाएगा आपका एल्डिहाइड, जो आपके दिमाग में एकदम छपा होना चाहिए। सेकेंडरी वाला बनाएगा आपका कीटोन, ये भी आपके दिमाग में एकदम छपा होना चाहिए, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब फाइनली जब इसके आगे आप बढ़ोगे, इसको भी ऑक्सीडाइज करोगे ना, तो लास्ट स्टेशन और टॉप मोस्ट ऑक्सीडेशन की स्टेशन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं एट द एंड। अब यही साइकिल अगर आप उल्टे चला लो, उल्टा चलाने का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करा दो तो आपका बनता है एल्डिहाइड और या फिर कीटोन, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, छोटे या डबल ग्रुप वाले हैं कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको रिड्यूस कराओगे तो ये बन जाएगा अल्कोहल। मतलब आप कभी भी किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस कराओगे तो बनेगा अल्कोहल। कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएजेंट हो गया रिडक्शन का तो डायरेक्टली बनाएगा आपका क्या, ये हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हैलो एल्केन्स तो नहीं बना पाता, डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन बना देगा। फाइन, तो ये कुछ स्टेशंस आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रहने चाहिए, बिकॉज अगर आपको ये याद है तो यू आर इजी टू गेट द क्वेश्चंस हैंग ऑन मैन। ठीक है, बात समझ में आई? या आप डायरेक्टली यहाँ तक लेके जा सकते हो। वैसे यहाँ पे भी हो सकता है कि अल्कोहल से आपने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो डायरेक्टली हो सकता है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाए। तो ये आपको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। तो थर्ड पॉइंट जो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को अगर आप रिड्यूस करवा दोगे, ठीक है, क्या रिड्यूस कराओगे? अगर आपने एल्डिहाइड को हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या प्लैटिनम या निकल ऐसे मेटल्स के साथ अगर आपने हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया ऑन एल्डिहाइड्स, तो ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जस्ट उसके पीछे वाले स्टेशन पे ले जाके छोड़ देंगे, यानी बना देंगे अल्कोहल। अगर आपने कीटोन को करवाया, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपने एल्डिहाइड को बनाया तो बना प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे जो O है वो लास्ट में लगा रहता है, टर्मिनल O होता है, तो यहाँ पे इनको सिर्फ हाइड्रोजन चिपकाना है। जबकि यहाँ पे जो O है वो डबल बॉन्ड में लगा रहता है और बीच में लगा रहता है, दोनों साइड से R ग्रुप रहते हैं, इसलिए यहाँ पे जब H चिपकेगा तो हमेशा ये बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एल्डिहाइड्स में चूंकि भीड़ भाड़ नहीं है, O एकदम साइड में है, इसलिए छोटे मोटे रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ आप उसको अल्कोहल बना सकते हो। कीटोन्स में क्या है, भीड़ भाड़ है भैया, एक साइड R दूसरे साइड भी R, बीच में कहीं छिपा हुआ है डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जो बीच के आपके ऑक्सीजन को रिड्यूस करा दे अल्कोहल में, और कीटोन से हमेशा बनता है सेकेंडरी अल्कोहल। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। सबसे स्ट्रॉन्ग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, जो आपको पता ही पता होना चाहिए। और रिडक्शन के लिए हम लोग सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल को भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, समझ में आने चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका चौथा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था RDX, तो इसको क्या होता है RMGX। कहीं पे भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट सुनो तो इतना चीज क्लियर होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या क्लियर होना चाहिए, लास्ट लेक्चर में हमने बताया है, जो नीट में बोर्ड में घुमा फिरा के हमेशा पूछा जाएगा कि ये बहुत रिएक्टिव होता है और बहुत आसानी से किसी से भी हाइड्रोजन रिले के लिए रेडी रहता है। ठीक है, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट को अगर आपने ड्राई ईथर में डाला और उसके साथ साथ आपने वाटर डाल दिया, तो ये कीटोन्स को किस में रिड्यूस करवा देगा, टर्शरी अल्कोहल में रिड्यूस करवा देगा। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट, दे भाई कीटोन के पास दो R पहले से है। फिर से समझते हैं, कीटोन वो होता है जिसके CO बॉन्ड जो है, कार्बोनिल ग्रुप जो है, वो दो R बड़े बड़े ग्रुप्स के बीच में लगा रहता है, दैट इज कीटोन। यहाँ पे हमारे पास मैम दो ही R है, आप यहाँ पे 3 R लिख रहे हो, ये क्या खेल है? बिल्कुल खेल है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट का जो एक R है ये आके इस पे चिपक जाता है O के साथ, C के साथ, सॉरी, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का ये R C के साथ चिपक जाता है, और जो यहाँ से H+ मिलेगा ना, पानी वाले से जो H+ मिलेगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का R आके C पे चिपकेगा और पानी से जो H+ मिलेगा वो O पे चिपकेगा, इसलिए ये अल्कोहल बनाते हैं। तो आपको ये चीज बहुत ध्यान में देनी है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ जब कीटोन या एल्डिहाइड्स का रिएक्शन होता है अल्कोहल बनाने के लिए, तो हमेशा ग्रिगनार्ड रिएजेंट का R जो है वो चिपक जाता है, यानी कि कार्बन के नंबर चेंज हो जाएंगे। जितने कार्बन तक का तुम कीटोन लेके चलोगे, प्रोडक्ट में तुमको एक कार्बन या दो कार्बन, जितने का भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट होगा उतने कार्बन ज्यादा मिलेंगे अल्कोहल्स में। इसीलिए ये किसको कन्वर्ट कर दे रहा है, सेकेंडरी, सॉरी, कीटोन को कन्वर्ट कर दे रहा है सेकेंडरी अल्कोहल में नहीं बल्कि टर्शरी में। क्यों? क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा R ऊपर ऐड करवाने की कैपेसिटी रखता है। तो अगर कभी भी
कीटोन से ज्यादा कार्बन का अल्कोहल बन रहा हो रिडक्शन के बाद, तो हमेशा ध्यान रखना कि वो सिर्फ और सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू हो सकता है और कहीं से नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन की ट्रिक अगर आपको याद है तो आप रिएक्शन जो स्टेप वाइज पूछे जाते हैं ना, एक्स क्या है वाई क्या है, वो आसानी से कर ले जाओगे। और हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आफ्टर विल फिनिश द अल्कोहल एंड फिनॉल्स। फिनॉल्स पार्ट कवर करने के बाद हम इसकी और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि मोर और लेस अल्कोहल और फिनॉल के रिएक्शन एक जैसे ही होते हैं। ठीक, आते हैं पांचवा तरीका क्या है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको डायरेक्टली रिड्यूस करा दो। मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में रिड्यूस कर सकते हैं, अल्कोहल में रिड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। ठीक है, फिर आते हैं आपके अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है मैम, लोअर अल्कोहल्स जो होते हैं बेटा वो स्वीट स्मेलिंग कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, जबकि हायर अल्कोहल्स आपके वैक्स टाइप के, आपके कलरलेस और ओडरलेस सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, अल्कोहल्स पानी में सॉलेबल है कि नहीं मैम, अल्कोहल पानी में बहुत अच्छे से सॉलेबल है। क्यों अच्छे से सॉलेबल है, क्योंकि इसके पास जो OH ग्रुप है ना, ये पानी के H के साथ बहुत आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो मैंने क्या बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, कोई भी चीज अगर पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले या पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने की कैपेसिटी रखे, वो पानी में सॉलेबल होता है, इसलिए आपका अल्कोहल सॉलेबल है। अब क्वेश्चन घुमा के तुमसे क्या पूछा जाएगा, उन सबको पता है कि तुम्हें पता है कि अल्कोहल पानी में सॉलेबल है, तो वो कहेंगे अगर पानी में सॉलेबल नहीं होता तो तुम मुझे खुद बताओ, ये जो लिटिल लिटिल लोगों का चलता है कि एक आप वॉट एवर, मुझे तो ज्यादा ब्रांड नेम वैसे पता नहीं है, बट स्टिल लोगों का जो चलता है कि थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा अल्कोहल, थोड़ा सा सोडा एंड सब कुछ मिला के पियेंगे एकदम। अगर अल्कोहल पानी में सॉलेबल नहीं होता तो हमारे ऐसे दोस्तों को कितनी मुश्किल हो जाती ना, बिना पानी के एकदम प्योर अल्कोहल पी रहे हैं, उसके बाद 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद नाली में मिल रहे हैं, क्योंकि पानी मिलाया ही एक्चुअली इसमें इसलिए जाता है क्योंकि वो सॉलेबल भी और उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग अब मेरे को मैसेज करना कि मैम एक काम करें, कितना हम लोग सेफ ले सकते हैं, सेफ अल्कोहल कितना कंज्यूम कर सकते हैं। तो बेटा अल्कोहल की भी एक सेफ लिमिट होती है, बट कंज्यूम नहीं करना चाहिए मोर और लेस, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म में आपके लिवर को डैमेज करता ही करता है। इट लीड्स टू सिरोसिस। और जो आपने ऐसे न्यूज सुनी होगी ना कि देसी ठर्रा पीने से इतने लोग घायल, इतने लोगों की मौत, फलाना फलाना, वो क्या होता है, वो एक्चुअली मिथेनॉल पॉइजनिंग होती है, जिसकी हम लोग आगे अभी बात करेंगे। ठीक है, जब हम लोग फिनॉल्स कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग आपको बताएंगे कि एक्चुअली इसमें क्या होता है, इम्प्योरिटीज के नाम पे बहुत ज्यादा मिथेनॉल मिला रहता है। और मिथेनॉल क्या होता है, बॉडी में क्या होता है ना, मिथेनॉल क्या, मिथेनॉल बॉडी में तुरंत ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेता है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड आपके रेटिना को डैमेज कर सकता है, आपकी किडनी की वेसल्स को डैमेज कर सकता है, इसलिए लोग उसमें पॉइजनिंग की वजह से मर जाते हैं। तो हम लोग उसको बचाते कैसे हैं, हम लोग उसको बचाते हैं ऐसे है कि जो मिथेनॉल है उसको बॉडी से वॉश आउट कराने के लिए हम लोग एक तो पानी बहुत ज्यादा मिलाते हैं, साथ में थोड़ा बहुत इथेनॉल मिला देते हैं, क्योंकि इथेनॉल जब मिलेगा तो मिथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन तो कम हो जाएगी। ठीक है, मिथेनॉल की कम हो जाएगी तो वो जो डेंजरस इफेक्ट्स हैं वो बॉडी पे उतनी जल्दी नहीं आएंगे। हमें हमारा पूरा एम रहता है कि भाई अगर कोई देसी ठर्रा पी के मरता हुआ आया है तो मिथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन कम करो, क्योंकि वो अगर फॉर्मिक एसिड बना लिया तो वो ब्लड वेसल डैमेज करेगा, वो रेटिना को डैमेज करेगा, तो फॉर्मिक एसिड नहीं बनने देना है बॉडी में। ठीक है, इसलिए पानी की कॉन्सेंट्रेशन बनाओ, मिथेनॉल को वॉश आउट कराओ, वॉट एवर यू कैन डू यू शुड डू। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट। तो लिटिल लिटिल नहीं लेना है, पानी मिला के कॉन्सेंट्रेशन कम होने का मतलब ये नहीं है कि आज रात से चालू करते हैं अपना खेल, है ना, या कॉलेज जाने के बाद चालू करेंगे। कॉलेज में डॉक्टर बनने जा रहे हो, नशेड़ी गंजेड़ी नहीं, ठीक है, आराम से पढ़ाई करो। कॉलेज में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारा पीयर प्रेशर मिलेगा, और हमने खुद झेला है उतने सारे पीयर प्रेशर को। बट मैं सच बता रही हूँ बच्चों, अगर आपके दिमाग में एक चीज क्लियर है ना कि जिंदगी में आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है, मतलब क्या करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट आपके लाइफ की गोल सेटिंग के लिए, कि आपको कहाँ कब कैसे ग्रो करना है, कितना काम करना है, कितना नहीं करना है, क्या नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बर्बादी से बचाने के लिए। अगर आपने अपनी वो लिमिट क्रॉस की कि जो आपको नहीं करना था, जिस चीज के आप बिल्कुल अगेंस्ट थे, आपने वो भी करना स्टार्ट कर दिया, तो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू फेल। और यू हैव टू फेल का मतलब ये नहीं होता कि जिंदगी रुक जाएगी, फेल का मतलब ये है कि आप अपनी हेल्थ से, अपनी वेल्थ से, अपनी मेंटल स्टेटस से थोड़े टाइम के लिए एकदम अनस्टेबल होने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सॉलिबिलिटी जो है वो कैसे अफेक्ट करती है, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ता है, जैसे जैसे ये प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, जैसे मान लो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक, और ये वाला जो कार्बन है इस पे जो अल्कोहल चिपका हुआ है ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप बढ़ाओगे भाई, जितना हाइड्रोकार्बन वाला ग्रुप बढ़ाओगे, उतना सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि
सॉल्युबिलिटी के लिए चाहिए O जितना फ्री हो, OH जितना फ्री हो, वो हाइड्रोजन के साथ करे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब तुम एल्काइल ग्रुप बढ़ा दोगे, मान लो टर्शरी की बात करें तो O जो है वो 3 के बीच में घिरा हुआ है, स्टेरिक हिंड्रेंस है यहाँ पे, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। सेकेंडरी में भी यही है, दो साइड से घिरा हुआ है बेचारा, तो प्राइमरी से अच्छा थोड़ी ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा। और प्राइमरी में क्या है, किसी से नहीं घिरा हुआ है, भर भर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इसलिए ये पानी में ज्यादा सॉल्युबल होता है। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो, समझ में आ गई हो। नेक्स्ट आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ना वैसे इंक्रीज करता है जैसे जैसे विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। बॉइलिंग पॉइंट तो देखो बेटा इस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे मॉलिक्यूल में कितने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं एक दूसरे को पकड़ के रखने के लिए। क्या होता है, जैसे जैसे तुम कार्बन एटम बढ़ाओगे ना, तो वैसे वैसे तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस भी बढ़ते हैं। वॉन्डरवॉल फोर्सेस क्या है, जैसे आप एक समाज में रहते हो, ठीक है, जहां पे आपके 10-50 रिश्तेदार हैं, जो कि दिल से तो नहीं चाहते हैं कि आप सिलेक्ट हो नीट में, लेकिन अगर आप हो गए तो आपसे सब रिश्तेदारी निकालेंगे, अरे अरे वो मेरा भतीजा था, मैंने किया था, मैंने उसको बचपन में गोद में उठाया था, बचपन में एक बार उसके साथ फोटो खींची थी, फलाना ढिमकाना, इस तरीके की बातें करेंगे। तो वंडरफुल फोर्सेस इज लाइक दैट ओनली, कि जरूरत के टाइम पे बहुत काम तो नहीं आते, लेकिन एक कम्युनिटी बनाने के लिए, एक अपनापन बनाने के लिए, मॉलिक्यूल्स को साथ में रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ जाते हैं। मतलब जितने ज्यादा आपके मम्मी पापा सोशल होंगे उतने ज्यादा आपके रिश्तेदार होंगे, और उतने ज्यादा आपके साथ बातें होंगी कि ये करो वो करो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना, तुम्हारा होना है नहीं होना, फलाना ढिमकाना। जैसे कि अगली बार इनसे पूछ के ही नीट अपना पेपर देगी आपको, और उनके डिसीजन पे ही आपका डिपेंड करता है कि आपका नीट का सिलेक्शन होगा या नहीं। बहरहाल जोक्स अपार्ट आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो है, जितना ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगी उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्स में इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्यों क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने आपको फिर से बताया, जितना आप सीधे सीधे अवेलेबल, सीधे साधे बच्चे हो, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है, सीधा साधा बच्चा जो है अचानक से अच्छे से क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। ये सीधा साधा बच्चा है प्राइमरी अल्कोहल, ये आसानी से क्या करेगा, वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जितना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसको बॉयल करना उतना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उनको तोड़ना उतना मुश्किल हो जाएगा। टर्शरी वाला है, इसका ओ तीनों साइड से घिरा हुआ है, ये इतनी आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा, तो इसको तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि बॉइलिंग पॉइंट हमेशा प्राइमरी अल्कोहल अगर सेम कार्बन के हैं, मतलब 3 कार्बन का प्राइमरी भी, 3 कार्बन का सेकेंडरी भी और 3 कार्बन का टर्शरी भी, मतलब अगर मैं बात कर रही हूँ आपका, मान लो मैं बात करती हूँ 4 कार्बन की, या प्रोपेनॉल या ब्यूटेनॉल की, प्रोपेनॉल यानी 3 कार्बन, ब्यूटेनॉल यानी 4 कार्बन। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल भी 4 का है, सेकेंडरी भी 4 का है, टर्शरी भी 4 का है, तो सबसे ज्यादा प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और जैसे जैसे आपका ब्रांचिंग बढ़ती है ना, वैसे वैसे वॉन्डरवॉल फोर्सेस जो है वो कम हो जाते हैं। अगर आप सीधे साधे बच्चे हो, आपको रिश्तेदार ज्यादा परेशान करेंगे। आप टेढ़े मेढ़े बच्चे हो, आपके साथ रिश्तेदार मुंह ही नहीं लगना चाहेंगे। ठीक है, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला क्या आता है, पहला आता है रिएक्शन ऑफ क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद फिनॉल्स एज वेल। यहां तक मैं इसको यहीं खत्म कर रही हूँ, इसलिए खत्म कर रही हूँ क्योंकि मैंने पीछे आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म्स बताए, जो कि आपको बोर्ड्स के लिए और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे आपको नीट के PYQs मिल भी जाएंगे। ऑलरेडी हमने इसको आगे कवर कर रखा है, बट आई वांट कि केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको तब पढ़ाऊं क्योंकि यहाँ पे दो चीजें होती हैं। अगर अल्कोहल में OH बॉन्ड टूटा तो O जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। और अगर अल्कोहल में R के साथ OH वाला बॉन्ड टूटा, मतलब OH अलग और R अलग, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड करेगा क्योंकि O तो निकल गया ना, तो अब जो कार्बन है वो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड करेगा। मतलब पहली बात तो बेसिक आपको ये समझ में आना चाहिए कि अल्कोहल बनता कैसे है, कैसे कैसे कौन से रिएजेंट से बनता है। दूसरी बात आपको समझ में आना चाहिए कि क्लीवेज रिएक्शंस क्या होते हैं। क्लीवेज का मतलब होता है बॉन्ड टूटना। तो अगर ये ROH वाला बॉन्ड टूटा तो ये हमेशा कैसे रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और अगर ये O और H के बीच वाला बॉन्ड टूटा तो ये हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा क्योंकि O के ऊपर है लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे खेला है बेटा, ये ना हमेशा ये देखता है कि इसके आगे रिएक्ट कौन करवा रहा है। तो ये हमेशा अपने आगे के रिएक्शन के देख के कि मेरे आगे बैठा कौन है, तब ये डिसाइड करता है कि इसको इलेक्ट्रोफाइल की तरह रहना है कि इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह रहना है। ठीक है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन दी आप जिससे बात कर रहे हो, आपकी बात करने का तरीका और आपको उनको यू कैन से रिस्पेक्ट देने का तरीका बदल जाता है अगर आप जानते हो कि सामने वाला पर्सन कैसा है। ठीक है, अब इतने सारी रिश्तेदारी की बातें हो गई, लेकिन रिश्तेदारों की बात सुनना नहीं, चुपचाप अपनी पढ़ाई करो। पढ़ाई करो अच्छे से, दिसंबर जनवरी के 15, मतलब कोशिश करो कि लास्ट जनवरी तक किसी भी हालत में सिलेबस को कंप्लीट कर ले। और अगर आप आइडियल लेके चलते हो तो प्लीज कंप्लीट इट बिफोर 14 और 15 जनवरी सो दैट वी कैन स्टार्ट द रिविजन एज वेल। अब
केमिकल प्रॉपर्टीज फिनॉल्स में इसके बाद आपको एक पूरे लेक्चर में पढ़ा दूंगी, जिसमें आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे नीट के, ताकि आपको ये चीज ध्यान रहे। यहाँ पे हम इसको यहीं पे इसलिए ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 रिएक्शन मैकेनिज्म्स हैं जो कि बहुत डिटेल में आपको जाननी है, और इसके लिए आई नीड अ वेरी अमाउंट ऑफ टाइम दैट फ्रॉम यू पीपल एंड कॉन्सेंट्रेशन एज वेल। तो पढ़ते रहो, स्टे ऑल मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट।